So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the series called Death Game। इस सीरीज को अब तक IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है, जिससे आप ये समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी कहानी कितनी स्पेशल होने वाली है। So guys, without wasting your time, let's begin the explanation। तो कहानी की शुरुआत में हम चोई नाम के एक लड़के को नर्क यानी कि जहन्नम में रोते हुए देखते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ जबकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तभी एक लड़की उसे गोली मार देती है। गोली लगते ही वो लड़का आसमान से धरती की तरफ गिरने लगता है, लेकिन रास्ते में ही वो जिंदा हो जाता है। अब हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम चोई को अपनी गर्लफ्रेंड जीसू से बात करते हुए जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी एक आदमी उसके सामने आत्महत्या कर लेता है। चोई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं पर मर जाता है, जिससे कि चोई बहुत घबरा जाता है। फिर जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसका ध्यान इंटरव्यूअर के सवालों की जगह उसी आदमी पर था, जिस वजह से वो इंटरव्यूअर के किसी भी सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाता। इसीलिए उसे जॉब नहीं मिलती। अपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब ना मिलने और अपने स्टडी लोन चुकाने के लिए चोई दूसरे अलग अलग काम करना शुरू कर देता है। चोई ग्रेजुएट होने के बाद भी मेरी तरह बेरोजगार था, लेकिन अपना खर्चा पानी चलाने के लिए कभी वो वेटर, कभी ड्राइवर तो कभी डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। इसी बीच वो कंटिन्यू कोई कैदी का जॉब भी ढूंढ रहा था। इसी तरह 7 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसे कंपनी से जॉब के लिए कॉल आता है। चोई अच्छे से प्रिपेयर होकर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। इस बार चोई का इंटरव्यू एक बहुत बड़ी कंपनी में था और आज उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। फिर जैसे ही वो इंटरव्यू देकर बाहर आता है, उसे उसके दोस्त यही का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि तुमने हायोन के जिस स्कीम में पैसा लगाया था वो एक फ्रॉड था। उसने हमें स्कैम किया और हमारे पैसे लेकर भाग गया। यह सुनते ही चोई भागते हुए अपने दोस्त हायोन के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसके घर के बाहर लॉक लगा हुआ था। चोई पागल हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी 7 साल की सेविंग हायोन के उस स्कीम में इन्वेस्ट कर रखी थी। फिर जब चोई अपने घर जाने लगता है तो वो रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड जीसू को किसी और के कार से उतरते हुए देखता है। कार के जाने के बाद चोई जीसू के पास जाता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता और वापस जाने लगता है। मगर जीसू उसे रोक लेती है और उसे पैसों से भरा एक इन्वेलप देती है, क्योंकि उसे पता था कि चोई जॉब इंटरव्यू की वजह से कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा, इसीलिए उसे पैसों की जरूरत होगी। जीसू अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देकर उसकी मदद किया करती थी, आप भी करना। लेकिन चोई उसे उसके पैसे वापस दे देता है और उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड था। जीसू कहती है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। जिस पर चोई कहता है कि आखिर मेरी वजह से तुम कब तक इस तरह से रहोगी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जीसू, तुम मुझसे अच्छा डिजर्व करती हो, तुम मेरे लिए कब तक ऐसे ही रहोगी। चोई रोते हुए उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर का सारा सामान खुले में पड़ा है और बारिश भी हो रही थी। घर के दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था, जिसमें लिखा था कि तुमने कई महीनों से रेंट नहीं दिया, इसीलिए मैंने ये घर किसी और को रेंट पर दे दिया है। अब तुम अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन बारिश हो रही थी, जिसमें चोई के घर का सारा सामान भीग रहा था। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह उसे उस कंपनी से मैसेज आता है जहाँ वो कल इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन वो इंटरव्यू में फेल हो चुका था। जिसके बाद चोई बहुत रोता है। उसने अपने पैसे खो दिए, उसे जॉब नहीं मिली और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे धोखा दिया था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वो खुद को लूजर मानकर एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और वहां से कूद जाता है। लेकिन जैसे उसकी आँख खुलती है, वो खुद को एक प्राइवेट जेट में पाता है। उसका चेहरा भी बदल गया था और उसके सामने एक लड़की बैठी थी, जिसका नाम डेथ था। डेथ उससे कहती है कि तुम मर चुके हो। चोई उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो अपने आंखों से चश्मा हटाती है तो चोई को उसके आंखों के अंदर कुछ विजन दिखाई देने लगती है, जहां डेथ उसे उठाकर जहन्नम के ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देती है, जो उसे खा लेते हैं। लेकिन ये तो बस एक सपना था, जो कि डेथ चोई को अपने आंखों में दिखा रही थी। चोई बहुत घबरा जाता है। इसके बाद डेथ उससे कहती है कि तुमने भगवान के बनाई सबसे खूबसूरत चीज को नष्ट किया है, इसीलिए मैं तुम्हें 12 बार 12 लोगों के शरीर में जिंदा करूंगी और 12 अलग अलग तरीके से मारकर
सजा दूंगी ताकि तुम्हें ये पता चले कि मौत कितना तकलीफ देता है। फिर वो उससे ये भी बताती है कि अगर तुमने अपने मौत को चकमा दे दिया तो तुम उसी के शरीर के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकते हो। लेकिन चोई कहता है मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर है, जिंदगी बहुत तकलीफ देती है। मगर डेथ वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद चोई उस प्लेन में घूमने लगता है और सोचता है कि वो जिसके शरीर में है वो आदमी कितना अमीर है। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ और आता है जो उसके दिमाग में घुस जाता है, जिससे उसे उस आदमी के बारे में सब पता चल जाता है। वो जिसके शरीर में था उसका नाम पार्क था और वो उस कंपनी के सीईओ का बेटा था जहां वो इंटरव्यू देने के लिए गया था। उस ऑर्ब के जरिए चोई को पार्क के सारे मेमोरीज आ जाती है, जिसके बाद वो सोचता है कि जिस कंपनी में वो काम करना चाहता था अब वो उस कंपनी का मालिक बनकर रहेगा। लेकिन तभी उस प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। इंजन में आग लगने से चोई भी बुरी तरह जलकर मर जाता है और जैसे उसकी आँख खुलती है वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। तभी डेथ उसके सामने आती है और उससे कहती है कि इस बार तुम बहुत जल्दी आ गए, लेकिन 11 बार अभी भी बचे हैं। डेथ उसके सामने अपने गन में बुलेट भरने लगती है। चोई पूछता है तुम्हारे पास गन क्यों है, इससे तो लोग मरते हैं। जिस पर वो कहती है कि मेरे लिए इससे आत्महत्या करने वाले लोग जिंदा होते हैं। फिर चोई पूछता है कि अगर मैं 12 में से किसी एक भी शरीर में जिंदा नहीं रह पाया तो फिर मेरे साथ क्या होगा। डेथ कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम नर्क में जाओगे। चोई पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर डेथ उसे लेकर नर्क का नजारा दिखाने पहुंच जाती है, जहाँ की चीखें और आग को देखकर चोई समझ जाता है कि उसने सुसाइड करके कितनी बड़ी गलती की है। इसीलिए वो डेथ के आगे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी भी खुदकुशी नहीं करता। डेथ कहती है कि अब पता चला ना कि नर्क किसे कहते हैं और तकलीफ जिंदगी देती है या मौत। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम नर्क नहीं जाना चाहते तो ट्राई करो कि तुम किसी के बॉडी में तब तक जिंदा रहो जब तक हम तुम्हें नहीं मार देते। इसके बाद तुम डायरेक्ट जजमेंट के दिन जिंदा किए जाओगे, जहाँ शॉर्ट हैंड गॉड तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे और तुम नर्क जाने से बच जाओगे। लेकिन अगर तुम 12 में से किसी के भी शरीर में जिंदा नहीं रह पाए तो तुम नर्क में जाओगे और हमेशा के लिए वहीं रहोगे। फिलहाल तुम अपने टेम्पोररी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो उससे गोली मारती है तो वो एक प्लेन से नीचे गिर रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो प्लेन से क्यों गिर रहा है। तभी मेमोरी ऑर्ब उसके दिमाग में घुसती है, जिससे उसे पता चलता है कि उस वक्त वो सॉन्ग नाम के एक आदमी के शरीर में है, जिसने बिना पैरासूट के एक प्लेन से नेट के ऊपर कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का चैलेंज लिया है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 3 बिलियन मिलेंगे, लेकिन वो नेट पर नहीं गिरता, वो आसमान से डायरेक्ट जमीन पर आकर गिरता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से मर जाता है। अब जब चोई की नींद खुलती है तो वो फिर से डेथ के पास पहुंच गया था। चोई डेथ से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि मैं जिसके शरीर में जिंदा रहना चाहूँ रह सकता हूँ, लेकिन मैं तो जिसके भी शरीर में जाता हूँ वो तो मरने ही वाला होता है। डेथ कहती है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंट है। फिर वो उससे फिर से एक गोली मारती है। इस बार उसकी आँख खुलती है तो वो एक स्कूल स्टूडेंट के बॉडी में था, जहाँ वो देखता है कि एक लड़का सॉन्ग यानी कि चोई का बिना पैरासूट के प्लेन से कूदने वाले वीडियो को देखकर हंस रहा है। वो उसे मारने के लिए जाता है क्योंकि वो किसी के मौत पर हंस रहा था, लेकिन तभी मेमोरी ऑर्ब उसके अंदर घुस जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जिसके शरीर में है उसका नाम केवॉन है, जिसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि स्कूल के सीनियर बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए उसने सुसाइड करने का भी डिसाइड कर लिया था। चोई को जब ये सब पता चलता है तो वो उस स्टूडेंट को नहीं मारता और सीधे जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है, जहाँ वो केवॉन के सुसाइड नोट को भी पढ़ता है। जिसके बाद चोई सोचता है कि अब तो मैं इसके शरीर में हूँ, इसीलिए मैं नहीं मरूंगा तो ये कैसे मरेगा। वो ये सोचकर बहुत खुश होने लगता है, लेकिन तभी जिन नाम का एक लड़का आकर उसे मारता है और उससे पूछता है कि गधे कहीं के तुम क्यों हंस रहे हो, मैंने तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क लाने को कहा था। लेकिन चोई उठकर उसे मारने लगता है। जिनके दोस्त चोई को रोकते हैं तो वो उन्हें भी मारता है कि वो उनके अंदर चोई की आत्मा आ चुकी थी, इसीलिए वो अपने से कम एज के लड़कों को खूब मारता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिन
जिनका एक और दोस्त टाई आ जाता है जो कि चोई से भी ज्यादा ताकतवर था। वो उसे खूब मारता है, जिसके बाद दो लोग केवोन को पकड़ लेते हैं और जिन उसे मारने लगता है। लेकिन तभी टीचर वहाँ पर आने वाले थे, इसीलिए जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल के बाद बताता हूँ। फिर स्कूल के बाद जिन और उसके दोस्त फिर से केवोन को मारने लगते हैं, लेकिन टाई जिन से कहता है कि अब हमें इसे जाने देना चाहिए, हमने इसे बहुत मार लिया। लेकिन जिन उसी को मारने लगता है। तभी वहाँ जिन की गर्लफ्रेंड उसे बुलाने आती है तो वो केवोन को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद चोई केवोन के घर जाता है तो देखता है कि वो बहुत ही मिडिल क्लास बच्चा है। फिर रात को केवोन की माँ घर आती है तो चोई को उसे माँ कहने में बहुत ही अजीब लगता है, मगर जब वो उसे अपने बेटे की तरह केयर करने लगती है तो उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है। वो केवोन के मॉम को अपनी माँ की तरह देखकर रोने लगता है। केवोन की माँ जब उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो कहता है कुछ नहीं। अब हमें नेक्स्ट डे केवोन के क्लास का सीन दिखाया जाता है। आज जब टाई बाथरूम जाता है तो चोई उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम जिन से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी उसके आगे पीछे चमचे की तरह घूमते रहते हो और वो तुम्हें मारता भी है। टाई कहता है तुम मुझे ये सब क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? चोई कहता है कि नहीं, तुम मुझसे बड़े और ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें हर वक्त मारता रहता है। तभी जिन वहाँ आ जाता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? टाई कहता है कुछ नहीं, बस इसे इसकी औकात याद दिला रहा था। जिस पर जिन उसे मारते हुए कहता है कि तो फिर अच्छे से समझाना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टाई भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चोई उसके पीछे जाता है। तभी टाई उसे बताता है कि मैं जिनसे नहीं डरता, बल्कि उसके सीनियर फ्रेंड से डरता हूँ। अगर मैंने जिनको कुछ भी किया तो वो अपने सीनियर फ्रेंड को ले आएगा, जिससे मैं एक बार पहले ही जिनके चक्कर में पिट चुका हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद जब चोई लंच कर रहा था तभी जिन वहाँ आकर उसका सर सूप के बॉल में डाल देता है, लेकिन चोई पूरा का पूरा बॉल उसके सर पर उलटकर भाग जाता है। जिसके बाद वो टाई से उसे पकड़कर लाने को कहता है तो वो कहता है मैं उसे पकड़ने के चक्कर में अपना लंच क्यों मिस करूं। इस तरह से वो उसके इंसल्ट कर देता है। ये सब उसकी गर्लफ्रेंड भी देख लेती है। थोड़ी देर के बाद जिन अपने सीनियर फ्रेंड्स के साथ स्कूल में पहुंच जाता है, लेकिन वो उन्हें ये बोलकर लाया था कि टाई ने उसकी इंसल्ट की है, लेकिन टाई कह देता है कि नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं किया, केवोन ने उसके ऊपर सूप डाला था। फिर जब वो सीनियर उसे जाकर देखते हैं तो चोयो से कहता है कि क्या हुआ भैया। उसकी मासूमियत देखकर सीनियर जिन से कहता है कि तुम गधे एक बच्चे को नहीं संभाल सकते, इसे मारने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। सीनियर और उसके दोस्त जिनको धमकाते हुए उससे कहते हैं कि हम बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, तुमने क्या हमें अपना बॉडीगार्ड समझ रखा है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीनियर के जाने के बाद चोई जिन का खूब मजाक उड़ाता है और जब जिन उसे मारने लगता है तो टाई जिन को मारते हुए कहता है कि गए तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। फिर जब जिन वहाँ से जाने लगता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को सीनियर के साथ देखता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखकर उसकी बेइज्जती कर देती है। अब हम चोई को रात के वक्त घर जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी जिन पीछे से आकर के वो उनके सर पर ईंट मार देता है और फिर ईंट से कुचल कुचल कर केवोन को जान से मार देता है। केवोन के मरते ही चोई वापस से डेथ के पास पहुंच जाता है। अब उसके पास 9 लाइफ बचे थे। चोई डेथ के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो बार बार उसे ऐसे आदमी के अंदर भेज रही जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम में चल रही थी। चोई कहता है कि इस तरह से तो मैं नर्क में ही जाऊंगा, अब जब मुझे नर्क में जाना ही है तो मुझे अभी ही डाल दो, मैं मौत के वक्त होने वाले दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर वो कहती है कि नर्क तो मौत के बाद मिलेगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें सजा भुगतना पड़ेगा। बाकी तुम किसके शरीर में जाते हो और उसे जिंदा रखने के लिए तुम क्या क्या करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। डेथ फिर से उसे शूट कर देती है। इस बार जब चोई की आँख खुलती है तो कुछ लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे। उनका लीडर चोई से पूछता है कि लड़की और पैसा कहाँ है। चोई कहता है कि मुझे नहीं पता। वो लोग फिर से उसे टॉर्चर करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मेमोरी और उसके अंदर आकर घुस जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम ली है और वो एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर का टीम मेंबर है, जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी
बीवी है। एक दिन वो गैंगस्टर अपनी बीवी को बहुत मारता है, जिसके बाद वो ली से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिसके बाद जिन सबसे पहले अपने बॉस के 10 मिलियन चुराकर किसी सेफ जगह पर पहुंचाकर अपनी बॉस की बीवी से मिलने के लिए जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही बॉस के लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिन तो पकड़ा गया था, लेकिन बॉस की बीवी भाग गई थी। चोई को जैसे ही ये सब पता चलता है, वो बॉस और उसके लोगों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बॉस के कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो बाइक से भाग रहा था और उनसे बचने के लिए अपनी बाइक एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर कूदा देता है, जहाँ उसकी बाइक सीधे स्विमिंग पूल में गिरती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। वहाँ से निकलकर जिन यानी कि चोई सीधे अपने बॉस की बीवी से मिलने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ उसकी बॉस की बीवी उसे देखते ही गले लगा लेती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने पैसा कहाँ रखा, लेकिन चोई उसे जैसे ही पैसे के बारे में बताता है, वो उसे गोली मार देती है। मरने के बाद दोबारा वो डेथ के पास पहुंच जाता है। डेथ उस पर खूब हंसती है। चोई उससे पूछता है कि उस लड़की ने मुझे क्यों मारा। डेथ बताती है कि उसने तुम्हें पैसों के लिए इस्तेमाल किया और जब तुम पैसे ले आए तो उसने तुम्हें मार दिया। लेकिन चोई भी हंसने लगता है, क्योंकि उसने उसे पैसों का सही जगह नहीं बताया था। इसके बाद डेथ उसे फिर से गोली मारकर दूसरे आदमी के अंदर जिंदा कर देती है। इस बार वो जेल में उठता है। चोई को अभी तक मेमोरी नहीं मिला था, इसीलिए वो सभी चीजों से अनजान था। वो अपने रूममेट से पूछता है कि मैं यहाँ से कब बाहर निकलूंगा, जिस पर वो उसे बताता है कि 4 साल के बाद। लेकिन वहाँ पर जिन भी उसका रूममेट होता है, जिसे केवोन के मारने के जुल्म में जेल हो गई थी। लेकिन जिन ने पूरे जेल में ये खबर फैला रखी थी कि वो एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर है और उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। उसके रूममेट उससे बहुत डरते थे, लेकिन चोई उसे देखते ही मारने लगता है। वो उसे बहुत मारता है, जिसके बाद उसके रूममेट उसे पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हें जान से मार देगा, तुम पागल हो गए हो क्या? तभी चोई को उसका मेमोरी ऑर्ब मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जिसके शरीर में है उसका नाम सेंग है। सेंग अपनी माँ का लोन चुकाने के लिए एक अमीर आदमी की जगह जेल चला आया था, जिसने एक लड़की को अपने कार से टक्कर मार दिया था, जिसके बाद उसकी जान चली गई थी। अपने बदले सेंग को जेल भेजकर वो अमीर आदमी सेंग के माँ को ढेर सारा पैसा देता है। लेकिन सेंग उस आदमी को ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उसे 1 बिलियन और दे, नहीं तो वो पुलिस को बता देगा कि उसने उसे पैसे दिए थे, जबकि असली गुनाहगार वो है। प्रेजेंट टाइम में चोई जिनको मार रहा था, लेकिन तभी वहाँ के गार्ड आकर उसे अपनी जगह पर जाकर बैठने को कहते हैं। थोड़ी देर के बाद जिन कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे इंसान का खून चाहिए, बताओ मैं तुम में से किसे मारूं? चोई हंसने लगता है और फिर अपने सभी जेलमेट से कहता है कि अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद वो जिन को बहुत मारता है और सभी को बताता है कि ये कोई साइकोपैथ किलर विलर नहीं है, ये लूजर एक छोटे बच्चे को मारकर यहाँ आया है। उसके मुंह से अपनी असलियत सुनकर जिन उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? जिन ने सभी के सामने साइकोपैथ किलर बनकर उनके नाक में दम कर रखा था, इसीलिए वो सभी लोग मिलकर उसे खूब मारते हैं। फिर रात को जब चोई सो जाता है तो जिन उसे मारने के लिए चाकू तेज करने लगता है, लेकिन चोई उसे पकड़ लेता है और फिर से उसे मारने लगता है। पहले तो चोई सोचता है कि वो उसे मार दे, लेकिन उसे वहाँ से बाहर निकलकर उसे वो बैग ढूंढना था, जिसे उसने अपने बॉस की बीवी के साथ मिलकर चुराया था और सबसे छुपा दिया था। इसीलिए वो उसे वो सारी बातें बताने लगता है जो उसने केवोन के साथ किया था। जिन पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो वो उसे बताता है कि मैं मरे हुए लोगों से बात कर सकता हूँ, केवोन अभी तुम्हारे सामने ही बैठा है। जिसके बाद जिन उससे डरने लगता है। जिन इतना डर जाता है कि वो अपने पैट में सुसु कर देता है और इसके बाद से उसे हर जगह बस वही दिखाई देने लगता है। इससे जिन पूरा पागल हो जाता है। इसी तरह सेंग के जेल में 4 साल बीत जाते हैं। फिर हम सेंग को जेल से छूटते हुए देखते हैं। सेंग को लेने के लिए वही आदमी आया था जिसके चक्कर में वो जेल गया था। वो उससे पैसे देता है, क्योंकि सेंग ने उससे कहा था कि अगर तुमने मुझे और पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस वालों को बता दूंगा कि मैंने नहीं बल्कि तुमने उस बच्ची को अपनी कार से मारा था। लेकिन चोई अमीर आदमी से पैसे लेने
से साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। चोई वहाँ से डायरेक्ट उस जगह पर जाता है जहाँ पर पिछली बार उसने पैसे छुपाए थे। वो वहाँ से सारे पैसे निकाल कर सैंग के घर चला जाता है। उन पैसों में डायमंड भी होते हैं। तभी उसे सैंग की मॉम का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी क्योंकि वो अभी अभी जेल से छूटा था। सैंग की मॉम की आवाज सुनकर चोई को अपनी मॉम की याद आने लगती है। वो अपनी मॉम को याद करके खूब रोता है। फिर वो आधे पैसे एक मॉल के लॉकर में रख कर बाकी के पैसों को लेकर सैंग की मॉम को देने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में एक आदमी उसे चाकू मार देता है। चोई उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं वही हूँ जिसके बेटी को तुमने कार से ठोका था। लेकिन चोई उसे बता देता है कि तुम्हारी बेटी को टक्कर मारने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और था। जिसके बाद उस लड़की का बाप वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके जाते ही जो लड़का उसके साथ जेल में था वो वहाँ आ जाता है। चोई को लगता है कि शायद वो उसे बचा लेगा, लेकिन वही उसे चाकू मार देता है क्योंकि जिस आदमी के बदले सैंग जेल गया था उसने उसके जेलमेट को उसे मारने के लिए पैसे दिए थे ताकि फ्यूचर में सैंग उसके लिए कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। चोई एक बार फिर से मरकर डेथ के पास पहुंच गया था। चोई बहुत रोता है क्योंकि वो बहुत परेशान हो गया था और अब उसके पास 7 लाइफ ही बचे थे। चोई डेथ से कहता है कि चलो मारो मुझे। डेथ उसे फिर से मार देती है। इस बार उसे होश आता है तो वो एक बच्चे के अंदर उठता है, लेकिन वो रोने लगता है क्योंकि उसे लॉकर से पैसे निकालने थे। तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आती है और उसे अपने साथ लेकर गुस्से में चली जाती है। वो बच्चे को कार के पीछे बैठाकर उस पर बहुत चिल्लाती है क्योंकि अपने बच्चे की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। वो उसे घर ले जाकर सोफे पर फेंक देती है। तभी उस बच्चे का बाप आता है और जबरदस्ती उस बच्चे को एक्सपायर्ड फूड खिलाने लगता है क्योंकि वो भी अपने बच्चे से प्यार नहीं करता था। तभी वहाँ पर चाइल्ड अब्यूज सेंटर से कुछ ऑफिसर आते हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि वो अपने बच्चे को मारते पीटते हैं। लेकिन उस बच्चे के डैड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे, इसीलिए पुलिस वहाँ से चली जाती है। लेकिन चोई रो रो कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बच्चे की आवाज नहीं समझ सकते थे। वो नहीं रुकते, मगर उनके जाने के बाद उस बच्चे की माँ तकिए से उस बच्चे का गला दबा देती है। बेचारा चोई एक बार फिर से मर चुका था। वो डेथ के ऊपर बहुत चिल्लाता है कि उसे उस बच्चे के माँ बाप जैसे लोगों को सजा देनी चाहिए, ना कि उसे। डेथ कहती है कि उसका हिसाब तो एक न एक दिन होकर रहेगा, लेकिन तुम्हारा गुनाह इन सब से बड़ा है, और वो फिर से उसे गोली मार देती है। इस बार चोई की नींद खुलती है तो वो भागते हुए उस मॉल में जाता है जहाँ उसने अपने बच्चे से पहले वाले जन्म में पैसे छुपाए थे। तभी वो देखता है कि इस बार वो जिस लड़के के बॉडी में है वो एक मॉडल है। उसके पोस्टर भी वहाँ लगे हुए थे। तभी मेमोरी और आकर उसके शरीर में घुसती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम जैंग है और वो एक मॉडल ही है। चोई सोचता है कि अब तो मेरे पास पैसा और शक्ल दोनों है, इस बार तो मैं नहीं मरने वाला। चोई जैंग के घर चला जाता है जहाँ वो उस कपल के अरेस्ट की न्यूज देखता है जिसने उस बच्चे को मारा था। तभी उससे जैंग के एक दोस्त का फोन आता है जो उसे एक वीआईपी पार्टी में आने के लिए कहता है। जैंग वहाँ जाता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि ये पार्टी टैकिंग ग्रुप के सीईओ ने रखी है। तभी वहाँ पर टैकिंग ग्रुप का सीईओ आता है। ये वही आदमी था जिसके पास चोई अपना आखिरी इंटरव्यू देने के लिए गया था। नेक्स्ट डे चोई को जैंग का बड़ा भाई उसे उठाने के लिए आता है और उसे कहता है कि जल्दी करो, तुमने कहा था कि आज तुम कैफे में मेरी हेल्प करोगे। जिसके बाद चोई उसके साथ कैफे चला जाता है और वहाँ वेटर का काम करने लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड जीसू को देखता है जो हर रोज उस कैफे में कॉफी पीने के लिए आया करती थी। चोई काम करते हुए बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी उसका भाई उसे बताता है कि वो एक बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट है। जिसके बाद चोई यूट्यूब पर जीसू के फिक्शनल नोवेल के सक्सेसफुल होने के बाद के इंटरव्यू को देखता है, जहां वो इंटरव्यूअर को बताती है कि उसके सक्सेस होने के पीछे उसके बॉयफ्रेंड चोई का हाथ है। लेकिन उसने अब तक चोई को ये नहीं बताया कि उसका नोवेल सक्सेसफुल हुआ है। ये इंटरव्यू चोई के आत्महत्या करने वाले दिन का था। इसके बाद चोई लाइब्रेरी में जाकर उसकी लिखी हुई उस फेमस बुक को पढ़ने लगता है जिसमें चोई और जीसू के लाइफ से रिलेटेड बहुत सी बातें लिखी हुई थी। तभी उसे रियलाइज होता है कि उस दिन जो इन्वेलप जीसू से दे रही थी उसमें उसके नोवेल
नॉवेल्स का प्राइज मनी था। फिर चोई के कैफे जीसू से मिलने के लिए वही लड़का आता है जिसके कार से उस दिन वो उतरी थी। दरअसल वो लड़का जीसू का भाई था, लेकिन चोई ने उसे समझाने का मौका ही नहीं दिया था। फिर अगले दिन जब जीसू कॉफी पीने के लिए आती है तो चोई उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आप बहुत अच्छा लिखती हो, क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहोगी? जीसू कहती है हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या है तुम्हारी कहानी। जिसके बाद चोई उसे अपने सुसाइड के बाद की कहानी सुनाने लगता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे उसके सुसाइड करने के बाद डेथ उसे बार बार जिंदा करके मार रही है। जीसू की उसकी कहानी बस कहानी ही लगती है, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देती है और कहती है कि आगे की कहानी तुम मुझे कल सुनाना। जीसू वहाँ से चोई के फोटो के पास जाती है और उसे देखकर खूब रोती है। वो कहती है तुम्हारे जाने के बाद मैं खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, लेकिन थोड़ा भी खुश नहीं रहती। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। चोई भी दूर से खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसके जाने के बाद चोई अपने फोटो के पास जाता है तो वहाँ पर उसकी मॉम भी थी जो चोई की फोटो को साफ कर रही थी। इसके बाद चोई की मॉम बाथरूम में जाकर चोई का नाम लेकर खूब रोती है। ये सब देखकर चोई भी खूब रोता है और अफसोस करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मरकर उसे तो चैन नहीं मिला था, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी माँ और जीसू की जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी। फिर नेक्स्ट डे चोई चुपके से पैसों का बैग ले जाकर अपने मॉम के घर में रख देता है। फिर जब वो कैफे में जाता है तो वो जीसू से कहता है कि आगे की कहानी मैं तुम्हें बाहर चलते हुए सुनाता हूँ। चोई सड़क पर जाते हुए हर वो स्पेशल मोमेंट जीसू को बताने लगता है जिससे उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। जीसू ये सब सुनकर रोने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पर चोई सब सच बता देता है कि मैं ही चोई हूँ। मेरे सुसाइड करने के बाद मुझे बार बार जिंदा किया जा रहा है और मुझे मारा जा रहा है। जीसू को कुछ भी समझ नहीं आता और चोई उसे आई लव यू कहने वाला होता है, लेकिन तभी एक कार आकर उन दोनों को टक्कर मार देती है। तभी हम देखते हैं कि ये कार टाइकिंग कंपनी के सीईओ की है और उन दोनों के मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर जब चोई की आँख खुलती है तो वो फिर से डेथ के पास पहुंच गया था। वो बहुत रोता है। अब उसके पास बस 6 लाइफ बचे थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी थी जो शायद अब उसे क्यामत के दिन ही मिलने वाली थी। दोस्तों इस सीरीज की आगे की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से इस वीडियो पर 2000 लाइक कंप्लीट कर दें। और अगर आप नए हो और सेकंड पार्ट को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप एक ऐसे इंटरेस्टिंग से स्टोरी को सुनना चाहते हो तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से सुन सकते हो। और अगर आप एक ऐसे इंटरेस्टिंग से स्टोरी को सुनना चाहते हो तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।